नेता हैं वे इसे करते हैं और एक लंबी लड़ाई होती है। भारत सरकार को झुकाना बहुत आसान नहीं है। उसकी जेब से पैसा निकालना उतना मुश्किल है जितना एक बैंक मैनेजर को ऋणकर्ता की जेब से अपना उधार, ये तो हम जानते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां भागी साहब के लिए, चूंकि जैसे कहते हैं गिरी जी की भारत के नागरिक को व्यक्तित्व मिलता है, चेहरा नहीं मिलता। अध्यापकों का व्यक्तित्व तो अपना है, लेकिन उसको चेहरा देने का काम बहुत सारी चीजें मिलकर करती हैं, तब एक ऐसी बात पैदा होती है। मैं तो इनके लिए भी एक पद कहना चाहूंगा कि वो जो क्रांतिकारियों के लिए, यह भी एहतराम इस्लाम का शेर है कि भागी साहब आपके लिए, अग्निवर्षा है तो है, हाँ बर्फबारी है तो है। अग्निवर्षा है तो है, हाँ बर्फबारी है तो है। मौसमों के दरमियान एक जंग जारी है तो है। मौसमों के दरमियान एक जंग जारी है तो है। जिंदगी का लम्हा लम्हा उस पे भारी है तो है। क्रांतिकारी व्यक्ति कुछ हो, क्रांतिकारी है तो है। तो ऐसे क्रांतिकारी प्रोफेसर के भागी साहब को जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। रामदर्श जी के बहाने कुछ कहने के लिए। सबसे पहले तो मैं हमारे संचालक खरता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे शेर मेरे साथ जोड़ दिए, इसकी मैं परिकल्पना भी कभी अपने मतलब सामने तो नहीं, सोते हुए भी नहीं कर सकता। और मेरा थ्रोट में प्रॉब्लम चल रही है कुछ दिनों समय से, थोड़ी आवाज ऐसी है तो उसको आप थोड़ा सह लीजिएगा। वैसे तय तो ये हुआ था जी, तय तो ये हुआ था कि मैं आऊंगा, अमरिंदर बात तो यही थी ना, लेकिन मेरे को बोलने के लिए नहीं कहा जाएगा। अब समय भी बहुत हो गया है तो मैं अपनी बहुत छोटी सी बात सिर्फ आपके साथ साझा करूंगा। सम्मानित मंच है और मेरे साथी जो एक बहुत ही श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज जैसे महाविद्यालय, जो हमारे गुरुओं के आदर्शों पे चलने वाला, उनकी फिलॉसफी को आगे बढ़ाने वाला महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में हो, ऐसे मेरे साथी उस महाविद्यालय को आगे ले जाने वाले यहाँ हैं, तो उन सबको भी नमन करता हूँ। और इस विश्वविद्यालय के प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक महापुरुष के ऊपर 2 दिन की संगोष्ठी रखी। और बहुत ज़्यादा मेरी मुलाकात तो हुई नहीं, आपसे मुलाकात हो गई तो मैं समझता हूँ कि उनसे भी हो गई। इतना मानते हुए फिर मैं उनके नाम से सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ और उनको नमन भी करता हूँ ये कहते हुए कि राम के साथ राम की दृष्टि रखने वाला व्यक्ति जब कोई साहित्यिक बात लिखेगा तो उसका मायना राम वचन ही होगा। और हमारे जैसे राम पात्र जो है उसको राम के ही द्वारा कहे गए कथनों की कम से कम संज्ञा दे सकते हैं। तो ऐसा मानते हुए मतलब उनको, मैं उनकी संरचनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता है, क्योंकि जैसे बाकी लोग आ गए वो फिजिक्स के थे, अब वो क्योंकि चले गए एडमिनिस्ट्रेशन के काम में, तो उन्होंने कहा फिजिक्स का तो वहां कोई पूछेगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, संस्कृत और हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया। वो ऐसा नहीं पढ़े अपने आप से, ये मजबूरी होती है, क्योंकि जब उनको जाकर के जगह जगह बोलना पड़ता है तो वहाँ लॉ ऑफ मोशन थोड़ी पढ़ाएंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे रहेगा व्यक्ति तो कहीं जाएगा तो वहाँ संस्कृत का श्लोक बोलेगा, कुछ साहित्य की बात बोलेगा, कुछ पॉलिटिक्स करेगा, कुछ बोलेगा पॉलिटिक्स। तो ऐसे करते करते लोग, अच्छा ज्ञानी लोग होते तो सीख जाते। इनको हम नॉर्मली, उन्होंने जितने नाम गिनाए थे उन सबको हम एक संज्ञा देते, उनका नाम देते पॉलीमैथ। पॉलीमैथ एक ऐसा शब्द है जो ऐसे लोग होते हैं जिनको एक सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्टों के अंदर रुचि भी रहती है और महारत रहती है। तो ऐसे लोगों को नॉर्मली फिलोसोफर और फिलोसफी के जगत में उनका नाम रहता है। और आज की स्थिति भी कुछ वैसी ही हो गई। आज अगर आपको अपने आप को दोबारा ढूंढना है तो आपके विश्वविद्यालयों में और आपको गाइड करने वाले पॉलीमैथ की जरूरत है। एक विषय में घुस करके साहित्य केवल पढ़ने से
और एक विषय में केवल फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ने से अब आगे लाभ होने वाला नहीं है। और ये तो पूरा का पूरा जो है गंगा बह रही है आजकल, दो तरह की गंगा बह रही है बड़ी, और साहित्यकार उसमें साइड में खड़ा होकर के उसी में से कोई मछली पकड़ने का विचार बनाते रहते हैं। जाल फेंको और मछली पकड़ो। कौन सी दो धाराएं बह रही हैं? एक जो डेवलपमेंट के नाम पे साइंटिफिक डेवलपमेंट कितना होगा, साइंस कितना तरक्की करेगा, तो जो साइंस में सबसे ज्यादा तरक्की करेगा, सबसे पहले एटम बम बनाएगा, सबसे पहले रॉकेट चलाएगा, सबसे पहले चांद पे पहुंच जाएगा, तो वो साइंटिफिक डेवलपमेंट का पौधा होगा, मतलब विश्व में उसकी ख्याति होगी, वो विश्व को कंट्रोल कर सकेगा। ऐसा ही है ना। एक तो ये प्रवाह चल रहा है। दूसरा प्रवाह चल रहा है जिनके अंदर बैंकर्स की भूमिका लास्ट श्रेणी में है, जिनको इकोनॉमिस्ट कहते हैं। मतलब देश की इकोनॉमी, पैसा कितना कमाएंगे, कितनी ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, कितने हमारे डेवलपमेंट के पैरामीटर्स के अंदर हमारे यहाँ हंगर होगा, एजुकेशन होगा कि नहीं होगा, यहाँ एजुकेशन की क्या व्यवस्था रहेगी, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे पैरामीटर्स को जोड़ते हुए तो इकोनॉमी का पूरा एक प्रवाह रहेगा। तो ऐसे दो बहुत जबरदस्त जो है प्रवाह चल रहे हैं। अब इसके अंदर साहित्यकार जो है वो सोच रहा है कि मेरी भूमिका क्या है। साहब, साहित्यकार की ही भूमिका है। मैं आपको बताता हूं कैसे, क्योंकि थोड़ी बहुत बात तो वो बता के गए, अपने तरीके से बता के गए सिंह साहब। एक शब्द है रेटियोसिनेशन, जो लोग साइंस के फिलॉसफी के बारे में थोड़ा पढ़ते पढ़ाते हैं। ये रेटियोसिनेशन जो शब्द है, इसका मतलब यही है कि जब कोई चीज आप देखते हैं, या मान लीजिए कोई समस्या आपके सामने आती है, तो उसके बारे में आपके मस्तिष्क में जो तर्क और तर्कपूर्ण जो उसके बारे में व्याख्या शुरू होती है, या उस प्रॉब्लम का सलूशन कह लीजिए, या उसको सही मायनों में तर्कों से एनालिसिस करने का जो प्रोसेस है, इसको कहा रेटियोसिनेशन। और उसी से फिलॉसफी, फिजिक्स या और साइंसेस निकल के आई है, ऐसा माना गया। वो पहला प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि पूरी साइंटिफिक डेवलपमेंट का जो भी हुआ आज तक, उसका जो उदार बिंदु शुरू जहां से होता है, मतलब जहां से वो निकलता है, वो प्रोसेस है। माइंड जो देखा, जो समझा, जो सुनना है, समझना है, करना है, बोलना है, बताना है, कहना है, लिखना है, ये सारा का सारा वहां से आया। और जब वो सब साइंस निकल के डेवलपमेंट की तरफ लीजिए गई, तो फिर कॉमर्स के विद्यार्थी, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों ने उसको, उस साइंटिफिक डेवलपमेंट को सोसाइटी के लिए कैसे इस्तेमाल करना, उसको सोशल साइंस को, इसलिए साइंस कहा ना, तो सोसाइटी के साथ में कैसे साइंस को लिंक करके एक अप्लाइड साइंस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, किस माध्यम से जोड़ देना, ये काम उन्होंने किया। तो पैसे कमाने वाली संस्था बन गए कॉमर्स, इकोनॉमिस्ट। और ये साइंटिस्ट बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग नहीं होते, लेकिन इन दोनों का जो कुछ भी आपने सृजन किया है आज तक, साइंस के नियमों को लेकर के, उसकी एप्लीकेशन से, और पूरी इकोनॉमी को, लेकिन अगर आपको सही मायनों में इस धरती पे मनुष्य को उसको भोगना है, इस डेवलपमेंट को, उसको भोगने का तरीका केवल और एक व्यक्ति जो साहित्य जानता है वो ही समझा सकता है या समझ सकता है। ये बात आप सबके समझ में आनी चाहिए। इसलिए साहित्यकार की या साहित्य की उत्पत्ति उसी समय से होती है जिस समय से कोई भी थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। कोई भी थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, वहां से साहित्य की उत्पत्ति होती है। और साहित्यकार जो है उसी पे जाकर के ही, उसी हमेशा लेवल में, तभी उन्होंने कहा कि ज्ञान की प्रकाष्ठा में भी सबसे उत्तम श्रेणी में पहुंचने के बाद ही साहित्यकार जो है असली मायनों में अपनी रिसर्च को या अपने विचारों को लिख करके प्रस्तुत कर सकता है। बाकी सब तो नकल है, तो साइंस में भी होती है। चाइना के अंदर कोई चीज बना दिया तो
भारत ने उसका डुप्लीकेट निकाल दिया, या फिर भारत ने कोई चीज बना दिया तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर सिर्फ मेड इन पाकिस्तान लिख के काम चला लिया। तो ये बाकी तो नकल है। जो असलियत है वो तो असलियत तो यही है ना जी, असलियत वो है जो व्यक्ति उस थिंकिंग प्रोसेस में पहुंच जाता है जहां पर कोई भी फिलोसोफर, चाहे वो साइंटिफिक बात लिखता हो, करता हो, या फिर साहित्य का सृजन करता हो, जब वो उस लेवल पे पहुंच जाता है तो ये सब चीजें बराबर हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा आने वाला समय साहित्यकारों को साइंस समझने का, टेक्नोलॉजी समझने का, इकोनॉमी समझने का और कॉमर्स समझने का है। और ऐसा ही काम साइंटिस्टों को साहित्य समझने का और उसका भी पूरा मजा और आनंद लेने का है। तभी इस सारे डेवलपमेंट के कार्य को हम लोग सही मायनों में एंजॉय कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या उसके लिए आगे कुछ कार्य कर सकते हैं। वरना तो अब सेचुरेशन की तरफ आ चुके हैं। आज पूरे डेवलपमेंट का, जिस तरह के भौतिक डेवलपमेंट का मतलब आप देख रहे हो लास्ट, उसका बाहर तो आप देख लीजिए, आप इस कमरे के बाहर खड़े होकर के 10 बार जोर जोर से सांस लीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कितना डेवलपमेंट हुआ। आपकी डेवलपमेंट का सारा जो है ना, वो उस दिन आपके सामने, आंखों के सामने आ जाएगा। लेकिन इस तरह का अगर साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है साहित्यकारों के साथ में रह करके, बैठ करके उस सामाजिक सोच को ध्यान में रखते हुए किया होता, तो ये परिस्थिति जिसको आज हम अनुभव कर रहे हैं, इस परिस्थिति में हम कभी भी नहीं पहुंच सकते थे। क्योंकि वहां अपने आप में कहां पर रुकना, ये आपको साहित्य या थिंकर्स ही बता सकते। कहां तक जाना, कहां पर जाकर के ये मन में मान लेना कि अब यहां ठहरना चाहिए, ये ठहराव, अपने अंदर संतुष्टि पा जाना, ये सब चीजें, ये सब इस तरह का जो वातावरण है, इस तरह की बातों को समझने की जो समझ पैदा करने वाले लोग हैं, वो साहित्यकार लोग हैं। और इसी बात को अपनी को यहीं पे खत्म करते हुए एक बार फिर से राम दृष्टि रखने वाले राम मिश्र जी को मैं नमन करता हूं और कॉलेज को एक बार पुनः जो है बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने 2 दिवस का अंतर्राष्ट्रीय जो आयोजन किया, गोष्ठी आयोजित की है। आप लोगों को निश्चित रूप से इससे बहुत सारे अच्छे नए चीजों का ज्ञान हुआ होगा और आप सब और भी आगे तरक्की करें। और बाकी अंत में एक बात में ये देखिए, ये जो कुछ भी हुआ, कोई लोग कहते रहे कि किसने क्या किया, किसने प्रोफेसर बना, नहीं, ऐसे नहीं, हम सब ने मिलकर के कुछ प्रयास किए, उसमें चेहरा मोहरा एक हो जाता है। अब चेहरा मोहरा वाले को आप सबकी सब मतलब कह दें और कि भाई इसी का सब कुछ, ऐसा नहीं है। आप सबके सम्मान के लिए किए गए सारे वो कार्य तभी वो प्रफुल्लित होकर के सामने हमारे आए हैं, जब आप में वो सारी योग्यता